संदेश उद्बोधन आप सभी को देंगे आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र जी भलारा। भारत माँ के लाल चले, भारत माँ के लाल चले, वंदे जनता ही सरकार। सितारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। सम्मानित मंच और मेरे सामने दूर दराज से आए, नजदीक से आए मेरे क्रांतिकारी योद्धाओं, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आपके इस क्रांतिकारी सब्र को, आपकी हिम्मत को और आपके जज्बे को मैं जनता सरकार मोर्चा की तरफ से नमन करता हूं। जय। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं वर्मा जी के कथन को ठीक करना चाहूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कोई मंच देखा होगा जहां किसी व्यक्ति के लिए कोई नारा नहीं लग रहा है, जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, जहां केवल विचार महत्वपूर्ण है। तो जो ताकत वर्मा जी ने देवेंद्र बलहारा को देने की बात कही है, मैं आप सबकी इजाजत से और वर्मा जी की इजाजत से उस सारी की सारी ताकत को जनता सरकार मोर्चा और आपको समर्पित करता हूं। यहां किसी व्यक्ति अगर कोई पूछा जाए, हर रोज हर जिले में जब प्रचार कर रहे साथियों को बोलते थे सीआईडी वाले क्या बोलते थे कि प्रधान कौन है, पता चलता है यहां तो कोई प्रधान ही नहीं है। कि कौन संभाल रहा है, कि कोई नहीं संभाल रहा, या सब आपस में संभाल रहे हैं। मेरे पास मोबाइल में मैसेजेस आए हुए हैं, वो मैसेजेस क्या कहते हैं कि हमने इतनी अनुशासित सभा पहले कभी नहीं देखी रैलियों में। आप सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जनता सरकार मोर्चा जब शुरू हुआ तो सरकार की जबरदस्तियों के खिलाफ शुरू हुआ था। सरकार ने हम लोगों के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई थी। उन पाबंदियों से लड़ने के लिए, अपने हक के लिए, अपनी आजादी के लिए कुछ मतवाले सड़कों पर उतरे। वो ताकत लेकर जो किसान आंदोलन में किसानों ने अपने बच्चों को दी थी कि जब देश का नागरिक ये कहता है कि तुम्हारे बनाए हुए कानून हमको नहीं पसंद, तो मतलब नहीं पसंद, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चाहे संसद ने पास किए हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाने की बात करती है, अगर जनता को नहीं चाहिए तो जनता को नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश का जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान की पहली लाइन है जो हमारे जनता सरकार मोर्चा के लोगों के बीच में लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, हम कहेंगे वो काम करना पड़ेगा नेता को, अभिनेता को, संसद में बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि को। वो प्रतिनिधि है हमारा, मालिक नहीं है। ये जो कलेक्टर है, ये जो एसपी है, ये जो आपके गांव में आने वाला सरकारी कर्मचारी है, ये आपका मालिक नहीं है, ये हमारा मालिक नहीं है, ये हमारे पब्लिक के सर्वेंट है, इसीलिए लिखा जाता है पब्लिक सर्वेंट। और जनता सरकार मोर्चा का काम है जनता को ये बताना
कि अपने नौकर से काम कैसे लिया जाता है। जिंदाबाद वंदे मातरम। कुछ जबरदस्तियां से आपको लड़ना होगा। मैं जब बात करता हूं ना कि आने वाले वक्त में जो क्रांति आने वाली है उसकी शुरुआत इस धरती से होने वाली है। आज हमारे सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां थी। कुछ लोग जो क्रिकेट को, खेलों को बहुत महत्व दे रहे हैं, आज भारत का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, विजयी का समय चल रहा है। भाजपा के सहयोगी किसी पॉलिटिशियन की रैली 1 नवंबर को होनी थी, जैसे ही पता चला जनता सरकार मोर्चा की रैली है, उस रैली को 19 नवंबर को ही कर दिया गया। आप समझिए, सब जगह से, चारों तरफ से विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इतने अनुशासन में आप लोग बैठे हैं, आप सबको मैं सलाम करता हूं। ये जो जबरदस्तियां हैं जिनसे हमको लड़ना होगा, इसमें एक जबरदस्ती वो भी है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले रविंद्र भाई ने किया था। उसको भी करेक्ट करते हुए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जनता सरकार मोर्चा जब अपना ज्ञापन प्रशासन को दे रहा है तो उसमें एक लाइन लिख रहा है कि जनता सरकार मोर्चा ही नहीं, जनता के किसी भी व्यक्ति से डबल टोल नहीं वसूला जाएगा, चाहे फास्टैग लगा हो चाहे ना लगा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। कल शाम से पहले आपके डिस्ट्रिक्ट की टीम के पास एक मैसेज पहुंच जाएगा। अपनी गाड़ी में 10-10 वो पर्चे छपवा कर रख लेने हैं। उसमें आपको वो सारे कानूनी प्रावधान बताए जाएंगे कि जैसे ही टोल का कर्मचारी आपसे डबल पैसे मांगता है, उसमें उस टोल की जगह का नाम, एसएचओ थाने का नाम और अपने गाड़ी का नंबर और दस्तखत और समय भरिए और उसी टाइम 112 पे कॉल करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाइए। 8 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। देश के पैसे का वैल्यू अदा करना, 1 रुपया भी कम करना, ये नहीं मालूम है टोल वालों को, ये नहीं पता है देश की जनता को। और अपनी मांगों में एक सबसे बड़ी बात जो हमने लिखी है कि हर टोल के ऊपर ये लिखा होना चाहिए, जैसे यहाँ चौक पर जाओगे आपको हमारे शहर का प्रदूषण का लेवल मालूम पड़ जाएगा। लिखा हुआ है कि इतना टीडीएस है, इतना हवा के अंदर एक्यूआई बन गया है। लेकिन क्या यही ऐसी स्क्रीन टोल टैक्स के ऊपर नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। इस रोड का खर्चा कितना था, इस रोड का खर्चा कितना पूरा हो चुका है, कितना पूरा होने में रहता है, और अगर पूरा हो चुका है तो वो टोल टैक्स वहां से उखड़ना चाहिए। अगर आप लोग आज से शुरू करते हैं एक कार्रवाई, ज्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते, रोज केवल और केवल 10 परिवारों से मिलोगे, पूरी बात समझाओगे और रोज एक परिवार भी अगर आप बनाते हो तो जनता सरकार मोर्चा को बने हुए आज 2 साल होने को हैं। कैलकुलेट करके देखिए, हर व्यक्ति के पास 2 साल में 700 परिवार होते आप लोगों के पास। लेकिन क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं था कि हम कितने सारे लोग हो चुके हैं, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी घर घर, गांव गांव, शहर शहर, दूसरे राज्यों में जाकर के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, इससे 10 गुना लोग अपने अपने शहर में जनता सरकार मोर्चा के लिए दुआएं मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आ नहीं सकते थे क्योंकि हमारी मजबूरियां थी। ये लोग वो आए हैं जो सारी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी निकलने की हिम्मत कर पाए हैं। तो आप अपनी ताकत को छोटा मत आंकिएगा। बहुत बुरी हालात है यहाँ की राजनीति के। यहाँ जब आपको रैली में बुलाना होता है तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि घर से निकलकर कोई नहीं आता। जनता सरकार मोर्चा ने आप लोगों के भरोसे एक कदम उठाने की सोची कि एक काम करते हैं, हम किसी को कोई लालच नहीं देने वाले हैं,
हम ये बताने वाले हैं कि एक रैली की शुरुआत होगी जहां से क्रांति का आगाज होगा। कौन कौन लोग हैं जो अपना सिर कटवाने को तैयार हैं, तो आ जाए रैली के अंदर। तो इतने सारे लोग आ गए, इतनी हिम्मत के लिए आप सबको इस्तकबाल, आप सबको नमस्ते, आप सबको प्रणाम। अब आपको एक एक करके ये बताना है, क्या आपको सरकारों द्वारा लादी गई उन जबरदस्तियों का सामना करना है, या इसी तरह से सरकारों के आदेशों पर चुपचाप चलना होगा जैसे अभी तक करते आ रहे थे? सामना करेंगे। सामना करेंगे। हाँ, मैं बोलूंगा सामना करेंगे, आप बोलेंगे हम मिलकर लड़ेंगे। हम इन जबरदस्तियों का सामना करेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। क्या आपका बच्चा प्राकृतिक तरीके से पैदा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये आशा वर्कर जो जबरदस्ती अपने गांव में आकर दाई के ऊपर एफआईआर करवाती है, इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता है, तो उसको उसका अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कोई डॉक्टर पैदा होते ही हमारे बच्चों को हमसे पूछे बिना कैसे कोई इंजेक्शन लगा सकता है? हम लोगों को ये बताना पड़ेगा पहले से सब डॉक्टरों को कि हमारे पास सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको हम ऑर्गेनिक बच्चे बोलते हैं, जिन्होंने आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी है और वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। आपको देखना होगा कि आपके आसपास कौन से बच्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा तंदुरुस्त हैं, तो पता चलेगा जो आज तक डॉक्टर से बचे रहे वो सबसे ज्यादा तंदुरुस्त रहे। ये डॉक्टर्स आपका इलाज करने के लिए नहीं आए थे, ये आपको बीमार करने के लिए आए थे। आपके गांव में स्कूल आए तो आपके बच्चों ने खेती छोड़ दी, आपके गांव में बेरोजगारी आ गई, आपके गांव में डॉक्टर आया तो बीमारी आ गई। 50 साल पहले का गांव देखिए, एक अस्पताल एक डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमको मालूम था कि हमारी रसोई में, हमारे आसपास, हमारे खेत में ऐसे ऐसे औषधीय पौधे मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल ये बाजार करता है, डॉक्टर कोई और नहीं है। अभी आपने देखा होगा जिस टाइम पर 2 साल आपको लॉकडाउन के दौरान बंद करके रखा, तो घोटाला क्या सामने आया कि कुछ दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत डॉक्टरों को बांटी फार्मा कंपनियों ने रेकमेंड करने का। जो डॉक्टर करोड़ों रुपया लेकर के अपना कोर्स पूरा करेगा, वो चाहेगा कि आपका इलाज 2 रुपए में हो जाए या आपका इलाज आपके घर में हो जाए। वो तो यही चाहेगा ना कि आप उसके एक परमानेंट कस्टमर बन जाएं। ये परमानेंट कस्टमर बनाने की जो जबरदस्ती है, क्या ये बंद नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपने गाड़ी ली, आपके पुरखों से इन्होंने जमीन ले ली, जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण कर लिया, उसके ऊपर आपसे टैक्स लिया, उस टैक्स के पैसे से रोड बनाया और वो रोड किसी कंपनी को लूटने के लिए लगा दिया। रोड टैक्स के बावजूद भी क्या टोल टैक्स होना चाहिए? नहीं। आपको कहते हैं कि आप अपनी मर्जी की नंबर प्लेट तक नहीं लगा सकते, आपको अपने पशुओं का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा, आपको उसको कितने इंजेक्शन लगे उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। हम कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या वो बच्चा नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? तुम लोग इस कागजी कार्रवाई में फंसाकर तुम हमको कहते हो कि मैं देवेंद्र बलहारा हूं, अगर मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर मैं एफिडेविट दे रहा हूं, अगर मेरे गांव का सरपंच दे रहा है, मेरे माता पिता दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं ये कागज मान्य नहीं होगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन नंदन नीलकेणी जैसे किसी उद्योगपति को हजारों करोड़ रुपए का ठेका दिया हुआ है, तो उसका आधार कार्ड बताएगा कि हम कौन हैं, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि तुमको अपने जीवन जीने के लिए
जितने भी कागजात चाहिए, जितनी भी सुविधाएं चाहिए, हर सुविधा को तुमको आधार कार्ड से जोड़ना पड़ेगा। अपना ड्राइविंग लाइसेंस, घर के कागज, मकान के कागज, दुकान के कागज, ट्रैक्टर के कागज, गाड़ी के कागज, पेट्रोल लेना है तो बैंक अकाउंट, आपका आईटीआर, आपके खाते जितने हैं, आपकी गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और जितने काम करवाने हैं, पहले आधार कार्ड लेकर आओ। पहले तुम अपना फैमिली आईडी लेकर आओ। फैमिली आईडी के बिना अगर कोई बच्चा स्कूल में चला जाता है तो मास्टर जी एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। उस मास्टर को यह अधिकार किसने दिया? पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आधार कार्ड को अनिवार्य घोषित नहीं किया गया है, वो स्वैच्छिक है। अगर मालिक चाहे, अगर माँ बाप चाहे तो कोई आदमी उससे आधार कार्ड नहीं मांग सकता, क्योंकि ये बात मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले देश की जनता को चेताया था। वो वीडियो निकाल कर देखिए, उन्होंने क्या कहा था कि आधार कार्ड के साथ आपकी इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, जितने लोगों से आप बात करोगे, सबके मोबाइल एक गूगल अकाउंट से जुड़ा है, सबका मोबाइल उनके आधार कार्ड से जुड़ा है, उनका आधार कार्ड उनके वोटर कार्ड से जुड़ा है। जिस टाइम चुनाव होने लगेगा और पता चलेगा कि ये लोग हैं जो सरकार की खिलाफत करने वाले हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब वोट डालने के लिए जाओगे, अंदर गए तो अपने वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। क्या करोगे उसके बाद? आपको अगर कोई अधिकार ही नहीं होगा वोट डालने का तो हम क्या करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? आंखें, कान, नाक 24 घंटे खोले रखना पड़ेगा और सरकारों को चेताना पड़ेगा कि तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैसे हो गया? सरकारी जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको छोटे छोटे लालच और डर में फंसा दिया गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश में एक लाइन छोटी सी सुप्रीम कोर्ट ने डाली हुई है। क्या? कि यदि आपको सरकार से कोई लाभ चाहिए तो वो ले सकता है, तो सरकार आपसे आधार कार्ड मांग सकती है। क्योंकि सरकार ने हल्फनामा देकर क्या कहा मालूम है? आपको, हमको, इस देश की जनता को चोर कहा सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने चोर कहा। वो कहते हैं ये सारे चोर हैं, दो बार फायदा उठाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, सब्सिडी 2 बार लेते हैं, बच्चों का स्टाइपेंड 2 बार लेते हैं, और इन्हीं के लोगों ने भ्रष्टाचार किया, अपने ही लोगों के आधार कार्ड काट के अखबारों में छपवा देते हैं कि ये लोग चोर हैं, इसीलिए इनका आधार कार्ड कंपलसरी किया। आपका देश चोरों का देश घोषित करने पर लगे पड़े हैं कि आप टैक्स भी चोरी करते हो, इसीलिए आपके ऊपर छापे मारने पड़ेंगे। अभी 4000 ऐसे लोग इन्होंने चिन्हित किए हैं पंजाब के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आप घर के अंदर बुटीक खोल करके, घर में छोटा काम करके, कोई सिलाई बुनाई करके कोई महिला अपने बच्चों को पाल रही है तो उसके घर में नोटिस भेजा है कि तुम टैक्स की चोरी कर रहे हो। जहां इलेक्शन होगा वहां नहीं आएगा ये, जहां इलेक्शन हो चुके हैं वहां नोटिस आएंगे आपके पास। आप अगर 1 से ज्यादा गायें पाल रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यूपी के अंदर सरकार ने बना दिया ये कानून, गुजरात ने बना दिया ये कानून, राजस्थान ने बना दिया ये सकल कानून कि आप 1 से ज्यादा गाय नहीं पाल सकते हैं। अगर आप गाय पालेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बाकी के पैसे का क्या किया। जो दूध था, घर में 2 आदमी अगर कमाने वाले थे और आपकी गाय ने, 2 गायों ने अगर 10 किलो दूध दिया तो 2 आदमी पी नहीं सकते, तो बाकी का खोया निकाल कर बेचा होगा, इसीलिए उसका टैक्स देना पड़ेगा तुमको। वो कहते हैं तुम चोर हो। वो कहते हैं कि इस देश के लोग अपनी मांग नहीं उठा सकते। भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में शुरुआत की थी इन्होंने यूपी से, और अब हरियाणा में भी ये लोग आ चुके हैं। इन्होंने एक कानून बनाया, क्षतिपूर्ति कानून।
कि आज जनता सरकार मोर्चा की एक रैली हुई। यहाँ से आप जब जाओगे, आपकी गाड़ियां चली होंगी, गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगा होगा। कोई एक व्यक्ति सरकार का, कोई एक व्यक्ति इनकी पार्टी का या किसी और पार्टी का अगर जनता सरकार मोर्चा का स्टिकर अपनी गाड़ी पर लगाकर कोई दंगा कर देता है, अगर कोई हुड़दंग कर देता है, तो उसके लिए बुलाई जाने वाली पुलिस सरकार का जितना खर्चा होगा और उसके बाद उस पूरे के पूरे नुकसान की भरपाई यहाँ बैठे हुए लोगों से करेंगे। ऐसा वो उस कानून के अंदर कहते हैं। हमारे यहाँ बीच में बैठे हुए हैं भाई सुशील, उनकी तो प्रॉपर्टी भी अटैच करने का कार्यक्रम इन लोगों ने चलाया कि खेती के कानूनों के अंदर आप लोग कैसे खेती कानूनों का विरोध करने के लिए किसान आंदोलन में चले गए। ये क्षतिपूर्ति कानून ये वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वापस होना चाहिए। इसके लिए कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सरकारों को आपकी जमीन, मकान, दुकान सब कुछ चाहिए। 2030 तक इनका एजेंडा है कि आपका किसी भी चीज के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। आपकी गाड़ियां धीरे धीरे बंद की जा रही हैं। पहले कहते हैं डीजल की गाड़ी एंटर नहीं कर सकती, फिर कहते हैं पेट्रोल की गाड़ी एंटर नहीं कर सकती, फिर कहते हैं सीएनजी की नहीं कर सकती, क्योंकि आपको केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेनी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रोग्रामेबल है, क्या आपको नहीं पता है? कुछ दिन पहले इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि गाड़ियों को दूर से बैठे बैठे कंपनी ब्लास्ट करवा सकती है क्या? कुछ गाड़ियां चार्जिंग पे लगी हुई, कुछ गाड़ियां सड़क पे चलती हुई, कुछ गाड़ियां वैसे ही खड़ी हुई अपने आप ब्लास्ट हो जाती है। क्योंकि भैया जी, आपका मोबाइल जिस तरह से काम करता है और अगर वो हीट कर रहा है तो कंपनी एक सॉफ्टवेयर भेजेगी, वो सॉफ्टवेयर आप अपडेट कर दोगे तो आपका मोबाइल गर्म होना बंद हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल गर्म होना बंद हो जाएगा तो आपका मोबाइल गर्म होना शुरू भी तो हो सकता है, जरूरत से ज्यादा शुरू भी तो हो सकता है। ये तो वो तकनीक किसके हाथ में है इस बात पर निर्भर करता है। और आपको मालूम ही है कि सरकारें कौन बनाता है? सरकारें बनाता है ईवीएम, सरकार बनाता है मीडिया और सरकार बनाता है पैसा। पैसा, मीडिया और ईवीएम, इन तीनों चीजों को संभालता है बाजार। बाजार मतलब पूंजीपति, और बाजार का एक ही नियम है और वो है पैसा और प्रॉफिट। इसके बदले में देश की जनता का जीवन दूभर हो, इसके बदले में देश बर्बाद हो जाए, इनके बच्चे बीमार पड़े रहें, विकलांग पैदा हो, अपंग पैदा हो, इनके बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो, ये आपस में लड़ते रहे, जात के नाम पर लड़े, धर्म के नाम पर लड़े, दंगे होते रहे, युद्ध होते रहे, कंगाल होते रहे, मकान बिकते रहे, दुकान बिकती रहे, ये लोग आत्महत्या करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर से मरोगे, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, बुखार से मर जाओ, बीमारी में मर जाओ, दूसरी किसी बीमारी में मर जाओ, लेकिन सरकार आपको कोरोना से नहीं मरने देगी। क्या कमाल की सरकार, क्या कमाल का दिमाग लगाते हैं। मतलब ऐसा सेलेक्टिव किस तरह से हो सकते हो आप? आपको हमारी चिंता है तो हर जगह होनी चाहिए ना। कोई भी एक भी किसान क्यों आत्महत्या करे, कोई एक भी आदमी किस तरह से परेशान हो जाए, ऐसा क्यों नहीं नियम बनता, ऐसा कानून क्यों नहीं बनता कि अगर एक गरीब से गरीब आदमी के साथ भी अगर अत्याचार कोई कर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी तय की जाए। ये जनता सरकार मोर्चा की पहली लड़ाई है कि किसी के साथ भी गलत हो तो जिम्मेदारी तय हो। क्या बच्चों को लगने वाले सारे इंजेक्शंस की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए? होनी चाहिए। नंबर प्लेट आपकी मर्जी की लगनी चाहिए या कंपनी की लगनी चाहिए? हमारी मर्जी की लगनी चाहिए। फास्टैग की अनिवार्यता बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। किसान को फसल का बीमा उससे पूछे बिना उसके खाते से कटना चाहिए। नहीं। अरे कटना चाहिए क्या? नहीं। तो क्यों नहीं मांगते हम लोग ये सवाल, क्यों नहीं पूछते कि उससे पूछे बिना कैसे कट जाएगा? कितने बीमे कटते हैं मालूम है आपको? किसान अपना बीमा काटने की मांग उठाएगा, उस दिन किसान दूसरे बीमे कटने की मांग नहीं उठाएगा।
वो APY कटने की मांग नहीं उठाएगा। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बैंकों के ऊपर इतना दबाव है कि उनको ये कहा जाता है कि भाई साहब, किसी के खाते में पैसा आया, पैसा आते ही कभी 300 रुपए, कभी 400 रुपए, कभी 500 रुपए इनके खाते से कटकर बीमा कंपनी को पहुंच जाने चाहिए। बीमा कंपनियों की बहुत चिंता है हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को। एक किस्त कटती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक किस्त कटती है स्टेट गवर्नमेंट से, और एक हिस्सा कटता है किसान का। यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको तीन जगह से पैसा दिया जाता है। ये जुल्म और जबरदस्ती बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। आपका पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, मैनेजर कहेगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लो, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में केवल डिजिट ट्रांसफर करनी है। जो थोड़ी देर पहले वर्मा जी ने आपको बताया था कि ये रुपए का खेल समझ में आ गया है। वर्मा जी ने शब्द बोला था रुपया, और आवाज आनी बंद हो गई थी लाइव पे। 10-15 चैनल्स के ऊपर लाइव चल रहा था। 1 घंटे तक हम लोग जद्दोजहद करते रहे, जब तक वर्मा जी बोलते रहे, एक आवाज बाहर नहीं गई यहां से। आपने तो सुन लिया रुपए का खेल क्या है, बाहर बैठे लोग नहीं सुन पाएंगे जनता सरकार मोर्चा क्या कर रहा है। तो क्या आप लोगों को ये जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी कि एक आदमी एक दिन में कम से कम 10-10 परिवारों को समझाएगा कि ये बर्बादी तुम्हारी अचानक से नहीं आई है, ये बर्बादी तुम्हारे वजह से नहीं आई है, इस बर्बादी का कारण योजनाबद्ध तरीके से सरकारों की बनाई हुई नीतियां हैं। क्या हम लोगों को नहीं करना चाहिए? ये सब करना चाहिए। अपने को बनना पड़ेगा अपना मीडिया। हमको कौन बनेगा इस देश का मीडिया? कौन बनेगा? हम बनेंगे। आपको ही बनना पड़ेगा। रास्ता नहीं है आपके पास। इसके साथ बुरा हो रहा है तो मुझे आवाज उठानी पड़ेगी, मेरे साथ बुरा हो रहा है तो आपको उठानी पड़ेगी। किसी के साथ भी गलत होता नजर आए, कोई जात हो, कोई धर्म हो। हमसे कुछ लोगों ने पूछा, हमारी वाले जात के आदमी का तो फोटो तुमने अपने शहीदों की जगह पर नहीं लगाया, ये जो ऊपर लगे हुए हैं, किसी की जात का शहीद रह जाता है। तो हमसे पूछा तुमने ये क्यों नहीं लगाया? तो हमने एक ही जवाब दिया था, क्योंकि हम जातिवादी नहीं हैं, क्योंकि हमने जाति सोचकर नहीं लगाया था। हमने आपके लिए ऑप्शन छोड़े हैं, आपको खुली छूट है। जब हम महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र के लोगों ने इनमें से एक फोटो हटाकर शिवाजी की फोटो लगा ली, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको अपने मोहल्ले में कोई सभा करनी है, अपने लोगों को लगाना है, चाहे सारों की फोटो हटाकर एक फोटो लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं जिसकी लगे, बस वो आदमी जिंदा नहीं होना चाहिए। जिंदा आदमी की फोटो नहीं। अगर आपको अपनी फोटो लगवानी है ऊपर तो पहले शहादत देनी पड़ेगी। वाह। आदमी से ऊपर जा चुका है जनता सरकार मोर्चा, विचार बन चुका है, जात से ऊपर जा चुका, धर्म से ऊपर जा चुका। सिर्फ एक ही जात है हमारी। हम कौन हैं? अगर कोई पूछे, लोग कहते हैं तुम क्रांतिकारी हो। नहीं, क्रांतिकारी पत्ते काटता है, वो विद्रोही होता है जो जड़ें काटता है। हम जड़ काटने का काम करते हैं इन गंदे लोगों की। हम विद्रोही हैं, विद्रोही। हम तुम्हारी हर उस गलत नीति का विद्रोह करेंगे, फिर उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। हम उस गलत नीति का विरोध करेंगे जो आम जनमानस को दुखी करती है, जो जनता को दुखी करती है, क्योंकि हमको मालूम है आप आज सत्ता के किसी भी कुर्सी पर बैठे होंगे, कल तुम्हारा बच्चा हमारे साथ यहीं बैठा होगा, कल को उसके साथ ऐसा ही हो सकता है। इसलिए इस गुमान में मत रहिए कि आज आप सत्ता के गलियारों में बैठे हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, ये सामाजिक संगठनों के लोग उस टाइम कहां सोए हुए थे तो आज यहाँ बैनर लगाकर आपको लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं, छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। वो तब क्यों नहीं बोले जब तुम्हारे बच्चों को घरों के अंदर कैद किया जा रहा था, जब हमारे बच्चों के ऊपर जबरदस्ती ला दी जा रही थी कि तुम एक सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तुमको पेपर नहीं देने दिए जाएंगे, तुम हाजिरी नहीं लगा सकते, तुम
तुम लोग कोई एग्जाम में नहीं बैठ सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, बस में नहीं बैठने देंगे, रेल में नहीं बैठने देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, मंडी में नहीं जाने देंगे, बाजार में नहीं जाने देंगे। तुमको ये कह रहे थे वो कि अरे तुमको तो इलाज का भी अधिकार नहीं है अगर तुम लोग सरकार की बात के मान करके वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे। कल को इन लोगों ने आपके आधार कार्ड को आपके जीवन की सारी पाइपलाइन के साथ जोड़ दिया है और उन पाइपलाइन को फिर आधार के साथ जोड़ रहे हैं। कहीं पर पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है तो नया कनेक्शन दिया जा रहा है, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं दिया पहुंचा है तो नए बिजली के मीटर पहुंच रहे हैं, नए खंभे लग रहे हैं, आपके यहाँ पर नई पाइपलाइन के जरिए गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि नया कनेक्शन आधार के साथ जुड़ा होगा। अगर आपने आधार के साथ नहीं जोड़ा तो आपको महंगा पड़ेगा। आप अगर फैमिली आईडी के साथ फॉर्म भरोगे नौकरी का तो तुमको 900 रुपए देने पड़ेंगे, विदाउट फैमिली आईडी दोगे तो तुमको 1800 रुपए देने पड़ेंगे। तो आदमी थोड़े लालच में आकर, थोड़े डर में आकर इनकी बातों को मानना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि पैसे बचाने हैं तो आधार कार्ड दे ही देते हैं। आपको नहीं पता है ये आधार कार्ड आपकी बर्बादी और आपकी गुलामी का आधार बनने वाला है। अगली बार जब इनको आपकी गर्दन मरोड़नी होगी, आपके पेट के ऊपर लात मारनी होगी तो इनको केवल एक काम करना है, आधार कार्ड बंद कर दो, आपका जीवन की पाइपलाइन रुक जाएगी, आपके सारे काम रुक जाएंगे, बैंक अकाउंट बैन हो जाएगा, आपको कोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। गांव वाले कुछ लोग कहते हैं कि हम तो लकड़ी गोश्ते में काम चला लेंगे, आपको पता चले गांव वालों के पास ना जंगल बचा है ना डंगर बचा है। जंगल भी खत्म, डंगर भी खत्म और जींद के 4540 एकड़ जमीन को एक्वायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनकी जमीन एक्वायर करनी है ना उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। दो तरह से मारते हैं, पहला लालच और दूसरा डर। लालच में कहते हैं अखबार में छपेगा करोड़पति बनेंगे जींद के किसान, और इधर से छपेगा कि मान नहीं दोगे तो जबरदस्ती छीन लेंगे। तो आदमी सोचता है कि बेचने का बट्टा नहीं लगे, इससे अच्छा तो एक्वायर हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको कर्जे में रखा जाता है। कर्जे में क्यों रखा जाता है? कर्जे में ऐसे नहीं रखा जाता है, योजनाबद्ध। आपके पास फोन आएगा, सबके पास फोन आएगा, फोन नहीं आएगा तो मैसेज आएगा, बोलेगा बिना कागज के लोन ले लो, बिना बैंक में जाए लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। जिसने नहीं ले रखा बोलता मेरे पास तो नौकरी भी नहीं, पैसा भी नहीं। अरे तुम डंगर पे ले लो, डंगर भी नहीं, पुरानी कार पे ले लो, वो भी नहीं, 10वीं की टीएमसी पे ले लो, अरे मैं अनपढ़ हूं तो आधार कार्ड पे ले लो, लेकिन लोन ले लो। पहले लोन ले लो, जब किस्तें चुकाओगे तो बोलेंगे अभी तुम्हारी किस्तें ठीक जा रही है, और ले लो, तुमको और दे रहे हैं, टॉप अप दे रहे हैं। जब और मिल जाएगा और जब हम लोग उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि वो लोन चुकता करने की हमारी गुंजाइश नहीं बची तो फिर कहेंगे या तो चुकता करो, नहीं तो अपने घर की एक लड़की हमारे यहाँ भेज दो, हम दे देंगे एक पहली किस्त। मैंने सुना ये अपनी आंखों से, कलेजा फट कर आता है, अंदर आग उगलती है कि कोई रिकवरी वाला एजेंट किसी बेबस आदमी को जो चुकता नहीं कर पा रहा अपना लोन की किस्त, उसको ऐसी गंदी भाषा में कैसे बात कर सकता है यार? कैसे यार लोगों को ऐसा? अब लोग बोलेंगे नहीं क्या? हमको सहारना होगा, हमको बताना होगा कि तुम्हारा जो ये लोन का प्रोसीजर है यही हमारी गुलामी का आधार है। ये जो पैसा तुम अपने आप मर्जी से छाप रहे हो, ये छापने वाला दिन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हम लोग, आपको हमने एक बात कही थी, ये स्वराज की लड़ाई है, ये अपने राज की लड़ाई है, ये जनता के राज की लड़ाई है। ये लड़ाई में हमने कहा था कि जनता ही सरकार है, और हमने आपको एक बात कही थी कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें जागे हुए लोग चाहिए। और आपका सब्र देखकर, आपका यहाँ बैठा हुआ होकर ये साबित करता है कि आप सारे के सारे जागे हुए क्रांतिकारी योद्धा हो जो जरूरत पड़ने पर अपनी गर्दन भी न्यौछावर कर देंगे। सरकार है और हम लोगों ने ये ऐलान किया हुआ है कि जिस दिन तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ना कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम स्वराज लेकर रहेंगे। स्वराज मतलब मेरा राज, मेरा राज मतलब आपका राज, आपका राज मतलब जनता का राज। जिस दिन जनता सरकार मोर्चा के लेटर हेड के ऊपर ये लिखा होगा कि मैं संजीव कुमार
और नीचे लिखा होगा सदस्य जनता सरकार मोर्चा, और डेप्यूटी कलेक्टर को ये संदेश दे कि मैं तुमको ये कह रहा हूं कि मुझे ये दिक्कत है, और अपने अधिकारियों को निर्देशित करो कि मेरी समस्या का समाधान किया जाए। और डीसी जब देखे उस कागज को, देखते ही सबसे पहले फोन करता है कि भाई ये जनता सरकार मोर्चा वालों का मैसेज आया है, इनका काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। उस दिन हम जनता सरकार मोर्चा की ताकत को देखेंगे। 1 लाख लोग जिस दिन जागे हुए हमारे पास इकट्ठे हो गए, जो कि विद नेम हमको मालूम है कि इस जिले में, इस गांव में ये साथी को पूरी ट्रेनिंग ली हुई है, जिसने पूरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। आप समझिएगा, पूरे षड्यंत्र को समझाने में हमको ट्रेनिंग में 3 दिन लगते हैं। 3 दिन षड्यंत्र समझ में नहीं आता है, उसके बाद भी हमको लगता है कि कुछ कमी रह गई। वो बात हम आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक काम करना है, यहाँ से जाने के बाद अपने आसपास के लोगों को तैयार करना है एक काम के लिए कि अपने जीवन के 3 दिन हमको दे दीजिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अगली पीढ़ी को बचाने के लिए। हम एक जगह सुनिश्चित करेंगे, आप दूसरे स्टेट से तो आपके दूसरे स्टेट में आएंगे, आपको बताएंगे कि आपकी गुलामी का आधार क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है। और जिस दिन 1 लाख लोग समझे हुए हमारे पास हो गए, उस दिन हम स्वराज की घोषणा कर देंगे कि हमारा राज आ गया। जय। आपने जनता सरकार मोर्चा के लोगों में देखा होगा कि यहाँ किसान के बैल की जगह हमने नेताजी को रखा हुआ है, और पीछे से हल की मूठ, कंट्रोल और सांटा बोलते हैं अपने हरियाणा के अंदर। डंडी के पीछे चमड़े की एक लेदर की बेल्ट होती है, जो उस बैल को ये इशारा देने के लिए होती है कि जैसे ही वो उल्टा चले उसको लगा के बताया जाता है कि ना इधर नहीं जाना है। वो किसान और हम भारत के लोग और जनता सरकार मोर्चा वो सांटा लिए हुए लोग हैं, जो उस नेता को बैल की जगह जोतने वाले हैं आने वाले समय में। आप लोग अपनी जरूरत का कानून, सबसे ज्यादा मजबूत कानून आरटीआई का कानून है। आप वहां से अपनी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं कि आपके हित के कौन सी नीतियां बनी, किसने कितनी चोरी करी, किसने कितने योगदान दिए। आरटीआई के कानून को लगातार कमजोर किया जा रहा है। क्या हमको इसका विरोध नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हमसे जबरदस्ती जमीनें खरीद ली गई, हमसे जबरदस्ती जमीनें एक्वायर करके उसके ऊपर एलिवेटेड हाईवे बना दिए गए, एलिवेटेड रेलवे के प्लेटफॉर्म, रेलवे के ट्रैक बना दिए गए और फिर प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिए गए। और उसके ऊपर किसान की बुग्गी झोटा नहीं चल सकता, किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चल सकती, हमारे बच्चों की मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, वहां पर हम लोग नहीं चल सकते। ये तो कमाल की तानाशाही है। और देश के लोगों को ये बोलना पड़ेगा, जमीन हमारी है, हमारे पैसे से सड़क बनी है और हमको ही चलने नहीं दोगे। क्या हमको इसका विरोध नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इन सारी की सारी डिमांड्स के ऊपर हमको जनमानस तैयार करना पड़ेगा। ये लोग फार्मा कंपनियों के जो गुलाम हैं, इन लोगों ने एलोपैथी का इतना प्रचार कर दिया है कि रॉकफेलर और रॉथशाइल्ड की उस पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पालने में लगे पड़े हैं। क्या हमारा आयुर्वेद इतना नया गुजरा है? जब आयुर्वेद हमको इतनी शिक्षा दे सकता है कि हम हर घर के अंदर स्वस्थ रहने का पैमाना तय कर सकते हैं, ऋतुचर्या और दिनचर्या के हिसाब से अगर हम जीवन जीते हैं तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो क्या जितना फार्मा कंपनियों का और मेडिकल का बजट है, उसमें 50% बजट कम से कम आयुर्वेद का नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमको इस बात के लिए भी जनमानस तैयार करना पड़ेगा। शिक्षा का बजट 4% भी नहीं है दोस्तों, 4% भी नहीं। स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 70% सीटें खाली पड़ी है, लेकिन सरकार को टैबलेट देने की जल्दबाजी पड़ी है कि इनको जल्दी जल्दी कोई ना कोई टैबलेट दो। आपके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मास्टर जी पढ़ाने का काम नहीं करते हैं,
उनको बीएलओ बना दिया गया, उनको लेटरिंग करने वालों के फोटो खींचने लगा दिया गया, उनको कह दिया गया कि तुम लोग ये पता करो गांव में कितने लोगों के आधार कार्ड फैमिली आईडी के साथ जुड़े हुए हैं, तुम लोग ये पता करो सरपंच ने क्या क्या कर लिया, कितने लोगों के घर में शौचालय बन गए, कितने डंगरों के आईडी कार्ड बन गए। बच्चा कितना पढ़ता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे के पढ़ने का काम वो दो, एक टैब दे दो। उस टैब के अंदर सरकार का आंकड़ा है दोस्तों, आपको पता चले 85% बच्चों ने अश्लील सामग्री सर्च की उसके अंदर। आपके बच्चे सिलेबस के नाम पर जब ऑनलाइन किताब उठाते हैं, फेसबुक उठाते हैं, यूट्यूब उठाते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर उठाते हैं, उसके ऊपर जबरदस्ती गंदी गंदी वीडियो आती हैं। हमारी अगली पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो इतनी अश्लीलता परोसते हैं, उनको लाखों लोगों की भीड़ के सामने प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा होकर उसका हाथ उठाकर उसको मजबूत करने का काम करते हैं। शर्म चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और हम लोग यहाँ से बड़ी निंदा करते हैं ऐसी योजना का। आर्मी को खत्म करने के लिए अग्निवीर जैसी यूनिवर्सिटी को लेकर के आए योजना, जिसके अंदर पूरी तरह से आर्मी का पूरा खाता बर्बाद हो रहा है। जीएसटी लगाकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बर्बाद किया जा रहा है। हर सेक्टर के अंदर नई नई योजनाएं लाकर प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर कंपनियों को सारा कुछ दिया जा रहा है और आपका डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। किसान को क्या कहते हैं कि तुम लोग अपनी अगर फसल का ब्यौरा नहीं दोगे तो तुम्हारी फसल नहीं बिकेगी। तुमको फसल का ब्यौरा चाहिए, तुमको हमारे खाते में कितने पैसे आए, कहां से आए, उसका ब्यौरा भी चाहिए। हम लोग कैश जमा कराएंगे, कैश निकलवाएंगे, उसके ऊपर पूरा टैक्स लगाओगे। लेकिन जब देश के लोग सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट डालते हैं, कोई एप्लीकेशन डालते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां उद्योगपतियों से पैसा लेकर उनके लिए नीतियां बनाते हैं और देश की जनता को नजरअंदाज करते हैं, तो उस टाइम पर देश की सरकार, सारी पॉलिटिकल पार्टियां हलफनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि देश के जनता को ये हक नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पॉलिटिकल पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया। क्या ये जानने का हमको हक नहीं है? मालिक को तो जानने का हक है नहीं, और नौकर जो सारी की सारी सुविधाएं हमारे पैसों से लेते हैं, निर्णय लेने की ताकत हमारी वोट से लेते हैं, उनको सब कुछ जानना है। उनको नहीं जानना है असल में जिस बाजार के दम पर वो सरकारों में बैठे हैं, उस बाजार को कंट्रोल करने वाली विदेशी ताकतों को जानना है कि इस देश के लोगों का कितना पैसा अभी बैंकों में पड़ा है, कितनी जमीन लोन पर चढ़ चुकी है, कितने लोग अभी कर्जदार होकर मरने की कगार पर आ चुके हैं, कितने बेरोजगारी का आंकड़ा है, कितने अकेले रहते हैं, कितने परिवार को छोड़ चुके हैं। क्योंकि प्रोग्रेसिव फार्मिंग की 2016 में नीति आयोग की मीटिंग के अंदर, जिसमें बिल गेट्स ने सरेआम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये उसने कहा था कि हमको इस देश की जमीनें चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, बड़े बड़े चंक चाहिए, 1000 एकड़ से छोटा कोई चंक नहीं चाहिए, कहीं 4000 एकड़ चाहिए, कहीं 8000 एकड़ चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इस सरकार को गिरा देते हैं, इससे पहले तो फलाने वाली सरकार थी। आपको पता चलेगा वो जो फलाने वाली सरकार थी उसने भी 12-12 हजार एकड़ जमीन पूंजीपतियों को ऐसे ही चंक में पकड़ाई थी। वही प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट के अंदर, नीति आयोग की उस मीटिंग के अंदर, भारत की सरकार का कृषि मंत्री ये कहता है ऐलान करके ऑफिशियली कि हम लोग आने वाले 5 से 10 सालों में इस देश की आधी आबादी को खेती से हटा देंगे। या तो उनको हम इतना कर्जदार कर देंगे, या हम उनको गांव से निकाल करके शहरों में शिफ्ट कर देंगे, या फिर उनको पूरी तरह बर्बाद करके छोटे छोटे कबूतर खाने बना देंगे और उसमें जाकर के वो चले जाएंगे और गांव आपके लिए खाली हो जाएंगे। आपको मालूम पड़े, आपके गांव को ऐसे ऊपर से देखा जाता है जैसे सीआईडी वाले ड्रोन से हम लोगों को देख रहे थे। ऊपर से देख कर ये देखा जाता है कि ये वाला चंक हमको चाहिए, ये 10 गांव हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ से नहर गुजर रही है, यहाँ से पानी खूब आता है, यहाँ पे बढ़िया जलवायु है और रोड का भी कनेक्शन है। उस एरिया को बर्बाद करने के लिए ये लोग वहां कोई फैक्ट्री लेकर आते हैं। कहीं इथेनॉल की फैक्ट्री आएगी, कहीं पर गन्ना फैक्ट्री आएगी, कहीं पर पावर हाउस आएगा, कहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा, कहीं कोई दूसरा आएगा, कोई डंपिंग यार्ड बन जाएगा। उससे क्या होगा, आपके घरों में बदबू आएगी,
या राखी आएगी, मतलब राख आएगी, या आपको वहां आपका माहौल खराब हो जाएगा। तो देश के लोग, किसान अपने बच्चों को अपनी जबान से कहने लगेंगे कि एक काम करो, खेती में कुछ नहीं रखा है, गांव में कुछ नहीं रखा है, तुम अपना शहर चले जाओ, कोई नौकरी करो, नौकर बना दो। मालिकों को नौकर बनाने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। आपको मालूम पड़े, जो हमारे पुरखे कहा करते थे कि खेती सबसे उत्तम है और नीच सबसे काम अगर कोई है तो वो नौकरी है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान आपके बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं था, वो नौकर था, नौकर। चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, स्कूल का मास्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पुलिस वाला हो या कोई डीसी हो, सबको जब आप सच्चाई बताते थे और कहते थे कि देखो ये देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय ताकतें और देश के नेताओं को किराए पर लिया हुआ है और तुमको ये पैसे का लालच दे करके हमारे साथ जबरदस्ती और जाति कर रहे हैं, तो वो आदमी आपको हाथ जोड़कर चुपचाप एक लाइन बोलता था, हम क्या करें जी, हम तो नौकरी करते हैं। यही कहा करता था ना। ये नौकरी जो है ये आपके ही भाई बहनों को दे करके, आपके ही पड़ोस को दे करके आपको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ लोगों को जगाना होगा, इसके बारे में बताना होगा। शिक्षा का स्तर इस लेवल पर गिरा दिया है, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों ने ऐसे लोगों को बिठा दिया जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल में मास्टर बनने लायक भी लोग नहीं थे और अगर उनका किसी एक खास संगठन से वास्ता है, अगर वो उसमें जाते हैं, उनके प्रचारक बने हैं और उन्होंने शादी नहीं की है, तो ऐसे ऐसे लोगों को उन लोगों ने वहां पर वाइस चांसलर की पोस्ट तक बिठा दिया और वाइस चांसलर अब यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करने पे लगा पड़ा है। आपको नई शिक्षा नीति के बारे में पता चले, नई शिक्षा नीति के अंदर पूरी तरह से साफ लिखा हुआ है कि स्कूलों का इस्तेमाल आपके बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत पहले जनता सरकार मोर्चा की पानीपत की टीम के साथी हों, चाहे बल्लभगढ़ की टीम के साथी हों, चाहे मेवात की टीम के हों, चाहे अंबाला की टीम के हों, जब भी मास्टर जी ने माँ बाप से पूछे बिना किसी बच्चे को गलत दवाई या सही दवाई, जो कोई भी दवाई या कोई भी इंजेक्शन लगवाया, तो हम थाने में एफआईआर करवाने के लिए पहुंच गए और मास्टर जी मन मर्जी के शर्तों पर समझौता करने को तैयार हो गए। ऐसी बातें जब मास्टर जी ने ऊपर बताई तो मास्टर जी के लिए एक हथियार दे दिया सरकार को, उसको स्कूल को, वो क्या दिया कि आपसे पूछे बिना मास्टर जी कुछ भी इलाज करवा सकते हैं अगर आपके बच्चे का अपार कार्ड बना हुआ है। वो आजकल आपके बच्चों का अपार कार्ड बनाने पे लगे पड़े हैं मास्टर जी। उनका एक ही काम है कि जब तक वो बच्चा पढ़ेगा तब तक कोई भी एजेंसी, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, आपसे पूछे बिना आपके बच्चों को कोई भी इलाज दे सकते हैं, उनका पक्का इलाज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका पक्का इलाज करना है, इन्होंने पक्का करना है। आप अगर संगठित नहीं हुए, आपने अगर आकर के क्रांतिकारी से विद्रोही की भूमिका में अगर आप नहीं आए, तो आपका पक्का इलाज होना तय है। मेरे बच्चे का इलाज ऐसा पक्का ना हो तो मैं लड़ रहा हूं, आपके बच्चे का ना हो तो आप सबको लड़ना होगा और देश के अंदर क्रांति लानी होगी। देश के लोगों को जगाना होगा कि हर आदमी अपनी जगह पर एक क्रांतिवीर बन करके निकले, अपने बच्चे को भी बचाए और अपने पड़ोस के बच्चे को भी बचाए। यही थीम जनता सरकार मोर्चा का है। जनता ही सरकार है। अब आपको बता दे, खेती से अगर निकालना है किसान को तो बर्बाद करना पड़ेगा, बर्बाद करना है तो उसकी फसल के दाम उसको ना मिले, ये तय करना पड़ेगा। खेती के अंदर उसका खर्चा ना हो, जनता सरकार मोर्चा ने साबित करके दिखाया है। सुनील भाई जैसे लोग हैं और दूसरे लोग भी बहुत जुड़े हुए अपने साथ खेती पर एक्सपेरिमेंट करने वाले। पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार, आप लोग अपने अपने गांव में चालू कीजिए। किसी भी किसान को सरकार से एमएसपी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जनता सरकार मोर्चा अपने इस मन से सरेआम इस बात को पुरजोर समर्थन करता है कि किसानों के एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। आने वाले वक्त में चुनाव हैं, 2024 में आप लोगों से पूछा जाएगा
कि किसको वोट करें, हमसे भी पूछा जाएगा। तो भैया जी आपको एक अल्टरनेट तो देना पड़ेगा ना कि किसको वोट करें। अगर आप वोट करते हैं किसी चोर को तो चोर बन जाएंगे आप भी और हम भी, और अगर नहीं करते हैं तो फिर से चोर सत्ता में आएंगे। तो जनता सरकार मोर्चा एक प्लान कर रहा है और आपसे पूछ रहा है क्या ऐसा होना चाहिए। हम अगर देश की जनता से आह्वान करें कि तुम लोग अपने गांव से हमको 5-5 एमएलए के कैंडिडेट हमको दे दो, 5-5, एक ओबीसी, एक एससी, एक महिला, 2 जनरल, या जहां जिसकी आबादी ज्यादा है 5 दे दो, 10 दे दो। और अगर एक विधानसभा में 70 गांव से हमको 350-400 एमएलए के कैंडिडेट बन जाएं, मिल जाएं, और उन सारे एमएलए एमपी के कैंडिडेट को जनता सरकार मोर्चा पूरा षड्यंत्र समझा दे कि तुमको विधानसभा के अंदर तुम्हारे साथ क्या क्या गद्दारियां होती हैं और तुम्हारे हाथों से कैसे बर्बाद किया जाता है, और उसके बाद उन सारे के सारे लोगों को समझा करके ये तय कर लिया जाए कि विधानसभा में एक आदमी अगर वहां पहुंचा हुआ है तो जो 5 आदमी गांव में छांट करके दिए थे उनकी ताकत भी गांव के अंदर एमएलए की जितनी हो, तो हमारे गांव के पास जनता की ताकत वैसी की वैसी रहेगी, और वहां पर एक आदमी छांट करके उन सारे समझे हुए लोगों में से भेज दिया जाए। जिस भी विधानसभा के अंदर अगर हर गांव अपने अपने बच्चों को हमको दे देता है और उनको ट्रेनिंग दे दे, तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको इस बात का प्रचार करना पड़ेगा। कोई भी मीडिया हाउस इसका प्रचार नहीं करेगा। हर गांव से अगर हमारे पास 5 बोलने वाले बच्चे हों जिनको शिक्षा का भी स्ट्रक्चर पता हो, स्वास्थ्य का भी पता हो, न्याय का भी पता हो, राजनीति का भी पता हो, खेती का भी पता हो, तो आपके गांव की ताकत आपके पास रह सकती है। क्योंकि अगर लक्ष्यों की बात करें तो जनता सरकार मोर्चा का एक लक्ष्य है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीजों से रिलेटेड फैसले गांव करेगा, कोई भी नेता या कोई भी डीसी एसपी नहीं करेगा। सहमत हैं? सहमत है। आप खड़ा करके आपको सहमति जतानी पड़ेगी। आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल। एक दूसरा, हम लोगों की एक लड़ाई है पूंजीवाद के साथ, क्योंकि पूंजी से नेताओं को किराए पर लिया जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों से पूंजीवाद समाप्त होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, गांव वाले किस तरह से करेंगे, इस रैली के बाद हम इसका आगाज करेंगे। एक एक व्यक्ति 100-100 लोगों के बराबर है, 1000-1000 लोगों के बराबर है, हम ये मानकर चलते हैं, क्योंकि इतने अनुशासित लोग किसी भी संगठन के अंदर नहीं है। हम लोगों से कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि 2 बजे लोग वापस जाना शुरू कर देंगे। हमको जानकर अंदर ही अंदर इस बात की संतुष्टि है कि रैली समाप्त होने से पहले एक भी आदमी रैली स्थल को छोड़कर नहीं गया है। इसके लिए आप सबको हम नमन करते हैं। जय। सारी की सारी मीडिया अंबानी और अडानी के काबू आ चुकी है। वही मालिक हैं 2 ही लोग, और 2 पिलर ऐसे बना दिए गए हैं। अगर कोई नेता आपसे कहता है कि देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई है कि 4 ट्रिलियन हो गए, 50 ट्रिलियन, भैया जी 2 ही लोगों के पास है सारे ट्रिलियन। हम लोगों के पास किसी के पास कुछ नहीं है। आप सब लोग कर्जे में हैं। आपको एक आश्वासन जनता सरकार मोर्चा के मन से दिया जा रहा है। हम लोग सबसे पहला काम करने वाले हैं इस रैली के बाद, मैं और वर्मा जी और 4-5 साथी और मिलकर सबसे पहले वो सारे दस्तावेज ऑनलाइन, जब हम चलते हैं तो लोग पूछते हैं वो कौन से दस्तावेज है जिनके भरोसे आप चल रहे हो, उन सारे दस्तावेजों को एक किताब की शक्ल में लेकर के हम बहुत जल्दी आपके बीच में आ रहे हैं। हर घर में वो दस्तावेज होगा जिसकी बदौलत आप सुप्रीम कोर्ट में इन बैंकों की खाट खड़ी कर देंगे। एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं छोड़ना है। गांव के अंदर, शहर के अंदर, पड़ोस के अंदर किसी भी व्यक्ति को कितना ही बड़ा कर्जा देना है, आप उनको बोल दीजिए, आपका सारा कर्जा जनता सरकार मोर्चा उतारेगा। हम लोग वादा करते हैं। भारत माता की। जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है। बस आपको ये समझना होगा
कि कर्जे से मुक्त करना जनता सरकार मोर्चा का मकसद नहीं है। आने वाली पीढ़ियों तक भी कर्जे से मुक्त रखना जनता सरकार मोर्चा का मकसद है। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने वाले हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस कर्जे के दलदल में कभी फंस ही ना पाए। आने वाले वक्त में सरकार के अंदर किसी का भी, कोई भी आदमी सरकार में हो, कोई भी पार्टी सरकार में हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, ताकत जनता के हाथ में रहनी चाहिए। ये जनता सरकार मोर्चा का मकसद है। यहाँ आप लोग आए, आप लोगों को एक काम सबसे पहले करना होगा। यहाँ से जाने के बाद नियम बना लीजिए, सोना नहीं है उस दिन से पहले, उस टाइम से पहले, सॉरी, तब तक सोना नहीं है जब तक ये तय ना कर लो कि आज मैंने ये 2 परिवार अपने साथ जोड़ लिए। इस परिवार को बहुत बढ़ाना, कम से कम 2 परिवार। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो फोन तो कर ही सकते हो ना, बता तो सकते ही हो ना। एक अपने रिश्तेदार को, एक अपने आदमी को, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र की एक वीडियो बनाएंगे हम 2-4 घंटे की। उस पूरी की पूरी वीडियो को उसको बोलिए मेरे कहने से ये पूरा सुन लो एक बारी, इसको समझ लो। तुम्हारे बच्चों को भी बचाना है, अपनों को भी बचाना है। उसको रिक्वेस्ट करो, अधिकार पूर्वक कहो, जैसे मर्जी कहो, लेकिन सबसे पहले उनको ये कहो कि भैया इसको समझ लो। अगर तुमको लगे कि ये बच्चे, ये जो नौजवान साथी, ये हमारे बुजुर्ग, ये नेता, ये ठीक काम कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए और आने वाली रैली के अंदर आने का हमको प्रॉमिस कर दीजिए, क्योंकि अगली रैली हम ऐसी नहीं करने वाले हैं। अगली रैली हम चुपचाप करने वाले हैं, बस हम पहुंच जाएंगे। आपको इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा कि एक मैसेज गया, उसने 20 लोगों को किया, उसने 20 लोगों को किया, उसने 20 लोगों को, सरकार को पता ही ना चले कि 1 लाख लोग आई गए। कर सकते हैं ये काम हम लोग? कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। करोगे? हाँ करेंगे। हमको, मैं जिस हिमांशु पाठक को आपके सामने खड़ा किया गया ना जनता सरकार मोर्चा ने, हम लोग मिलकर एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। नेता की गर्दन को पकड़ने का स्ट्रक्चर, ऐसा पकड़ने का कि घर बैठे बैठे ये लोग क्या सोचते हैं, क्षतिपूर्ति कानून लाकर हम उसे बाहर निकलने पे पाबंदी लगाएंगे, ये हमारे लोगों को मारपीट करेंगे। फरीदाबाद में जब पोस्टर लगा रहे थे हमारे साथी अंकुश के ऊपर, उनके सरकार के गुंडों ने अटैक किया। वैसे ही मुंह बांध रखे लोगों ने, जैसे वो लोग मुंह के अंदर दंगा करवाना चाह रहे थे, ऐसे ही लोगों ने, सरकार के लोगों ने हमारे लोगों पर अटैक किया। तो हमको उस दिन मैसेज किया जब सोमदेव ने, तो मैंने उसको सबसे पहले एक बात कही। जब उसने कहा कि भाई साहब हमारे ऊपर हमला किया, मैंने कहा कौन थे? बोला सरकार के लोग थे। तो मैंने कहा बधाई हो, तुम लोग सरकार की नजरों में आ चुके हो, मतलब सरकार के लिए खतरा बन चुके हो। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, जितने लोग यहाँ आए हो ना, आप सब लोग विद्रोही की कैटेगरी में आ चुके हो। सबके मोबाइल की लोकेशन आ चुकी है, सबको पकड़ पकड़ के रगड़ने का प्लान सरकार की सीआईडी बना चुकी है। आपके पास रास्ता है, हमने आपको घेर लिया है, अब आप घिर चुके हो। आपके पास कोई रास्ता नहीं है अपने आप को मल्टीप्लाई किए बिना। आपके हर एक आदमी के पास अपनी 20 से 50 लोगों की टीम होनी चाहिए, जो एक फोन कॉल पर आधे घंटे के अंदर थाने में, एसएचओ के पास, डीसी के पास कहीं भी खड़ी हो जाए। सरकार का जबरदस्ती का कोई खंभा लग रहा है, कोई नाली खोद रहे हैं, कोई जबरदस्ती किसी को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, कोई जबरदस्ती का कोई फरमान जारी हो रहा है, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो बेईमान है, क्योंकि सरकार के गलत नियमों को केवल बेईमान सरकारी कर्मचारी मानेगा। कोई भी सरकारी बेईमान अगर आदमी अगर देश के लोगों के साथ जबरदस्ती करेगा तो जनता सरकार मोर्चा वहीं पे खड़ा मिलेगा अपने साथियों के रूप में। आपको खड़ा हो जाना है, इसलिए आपके पास अपने आप को मल्टीप्लाई करने के अलावा रास्ता है नहीं है। मैं इस मजबूरी में आपको छोड़ रहा हूं।
हम लोगों ने आपको लपेट लिया है, आप अब वापस नहीं जा सकते। दिल्ली में जब नए नए फ्लाईओवर बनने शुरू हुए थे तो पता चलता था कि भैया अब अगर इस कट से आगे निकल गए तो यू टर्न नहीं है, आपको बहुत आगे से आएगा। तो आप लोग वो कट पार कर चुके हो, आपका यू टर्न अब कभी नहीं आएगा। अब आपको क्रांति के रास्ते पर ही चलना होगा। चलेंगे। अब आपको इस क्रांति के रास्ते पर आगे ही बढ़ना होगा। हम लोग रहे ना रहे, ये लोग बैठे हैं जो मंचों पर बैठे हैं, मंचों पर और लोग आएंगे, ये लोग निकल जाएंगे, हम लोग फोटो में आ जाएंगे, कहीं भी कुछ भी हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मोर्चा ऐसे ही दिन रात मल्टीप्लाई करता रहना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम लोग आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं। बहुत सी बातें करनी है, मुझे नहीं पता कि हम पूरी बातें